हेलो गार्डियंस, वेलकम टू द क्रिप्टो वर्स। आज है 15 जनवरी और आज हम पिछले 24 से 48 घंटों में जो भी क्रिप्टो की बड़ी बड़ी खबरें हैं उन सब चीज़ों को हम कवर करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर सेगमेंट का नाम रहेगा लेट्स डीसीए। डीसीए यानी डेली क्रिप्टो एनालिसिस। और आप चाहे म्यूचुअल फंड मार्केट में हो, चाहे एसआईपीज में हो, चाहे स्टॉक मार्केट में हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट्स में हो, डीसीए वुड बी द बेस्ट थिंग टू गेट एक्सपोजर इन टू एनी ऑफ द मार्केट्स। और उसी के ऊपर हमने बनाया है डेली क्रिप्टो एनालिसिस। तो अपने दिन के 5 से 10 मिनट देखिए, आप पूरी क्रिप्टो न्यूज से अपने आप को एफिलिएट कर सकते हैं, अपनी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और उसी के हिसाब से अपने फाइनेंशियल डिसीजंस भी ले सकते हैं। बट दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल। ओके, सबसे पहली खबर यह है कि आंटी नहीं मान रही हैं और कैथी वुड इनका नाम है, आर्क इन्वेस्ट की सीईओ है। बाय द रूमर सेल द न्यूज की सबसे बड़ी प्रचारक यही हैं। जब से ये बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव होने वाला है उसी से पहले से इन्होंने कॉइनबेस के स्टॉक्स को बेचना शुरू कर दिया था और अभी भी ये नहीं मान रही, लगातार उसे ऑफलोड करती जा रही हैं। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि कैथी वुड ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि देयर इज अ पर्टिकुलर थ्योरी अबाउट आर्क इन्वेस्ट। उनकी थ्योरी ये है कि एक पोर्टफोलियो का कोई भी स्टॉक 10% के मार्क को इंक्रीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कॉइनबेस ने इस मार्क को इंक्रीज करके 14% के आसपास ले गया। उस 14% से रिड्यूस करते करते लगभग 9.5% पे आए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने 4.4 मिलियन और अभी कुछ घंटों पहले फिर से कुछ ऑफलोड किया। और इतने बड़े इन्वेस्टर्स बहुत छोटे टाइम फ्रेम 15-20 दिन, ये 10 से 20% के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं। कुछ दिन पहले ही कैथी वुड ने रॉबिन हुड में भी इन्वेस्ट किया था। रॉबिन हुड में तब किया था जब उन्हें यूके में अपने ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस को रन करने की परमिशन मिल गई थी और उसके बाद अभी 1 महीने पहले ही खरीदा था। और इतने कम टाइम फ्रेम में रॉबिनहुड को भी बेचना और लगातार कॉइनबेस को ऑफलोड करना, सो देयर इज अ इंडिकेशन कि कुछ फंडामेंटली चेंज होने वाला है क्रिप्टो मार्केट में। और जो एक रैली थी, एक बुलरन था, उस पे कम से कम इस क्वार्टर के लिए तो ब्रेक लगने जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं एंड यू कैन टेक योर डिसीजंस अकॉर्डिंगली। सेकंड चीज, एक और न्यूज जो है वो है मैपल फाइनेंस और नॉर्थ रॉक डिजिटल। यहाँ के जो एनालिस्ट हैं उनके हिसाब से स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के अप्रूवल के बाद 3 स्टॉक्स को सबसे तेज चोट लगने वाली है। अच्छा, मैं बात ये लगातार कहता हूं कि हम इंडियंस के लिए क्रिप्टो स्टॉक्स एक बहुत अच्छा एक्सपोजर हो सकता है। इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो कि वो कौन से 5 से 6 क्रिप्टो स्टॉक्स हो सकते हैं जहां आपको 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जहां आपको टीडीएस की टेंशन नहीं है और जहां आपके रिटर्न्स पिछले 3 महीने में कई सारे क्रिप्टो स्टॉक्स ने 200 से 300% के रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर हम 1.5 से 2 साल का होराइजन रखें तो वो जो 10x गेन्स हैं जो हम क्रिप्टो से चाहते हैं वो हम इन स्टॉक से भी ले सकते हैं। और ना टीडीएस की टेंशन, ना 30% टैक्स की टेंशन। वहां पे 10 से 15% का टैक्स बचा सकते हैं। इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, प्लीज राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। खैर, जो 3 स्टॉक्स की बात मैपल फाइनेंस के एनालिस्ट ने की है, नंबर 1 इज कॉइनबेस। कॉइनबेस क्यों? क्योंकि देर इज अ वॉर बिटवीन दीज पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स, दीज पर्टिकुलर ईटीएफ मैनेजर्स। वो ये चाहते हैं कि जो सबसे कम हम रेट पे अपने ईटीएफ का एक्सपोजर है लोगों को वो दे। और ये जो रेस चल रही है कि बॉटम पे जाना है, सबसे कम देना है, सबसे कम एक्सपोजर पे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे पास आए, उसकी वजह से कॉइनबेस को नुकसान हो रहा है। ठीक है, ब्रॉड बात यही है। और सेकंड चीज जो है, एक एक थ्योरी है सिंपल इन्वेस्टर्स की। सिंपल इन्वेस्टर्स लगातार क्रिप्टो में खरीदते थे, जो सोफिस्टिकेटेड नहीं है, कभी ये ले लिया कभी वो ले लिया। अब उनको अगर मौका मिलेगा, और ये सारा काम वो कॉइनबेस पे करते थे, 0.5 के आसपास वो अपनी कमीशन देते थे। लेकिन ब्लैक रॉक आर्क इन्वेस्ट पे, ये आंटी का जो ईटीएफ है, यहाँ पे पहले 6 महीने में कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। ठीक, ब्लैक रॉक पे ये 0.2% लग रहा है। तो लोग शायद कॉइनबेस से हटके वहां की तरफ जाएंगे। सेकंड कंपनी जो है वो मैराथन डिजिटल है। अब ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी कंपनीज प्रॉफिट में तभी रह सकती हैं जब बिटकॉइन हार्विंग के बाद माइनर्स, मतलब बिटकॉइन का प्राइस $40,000 के ऊपर रहे। और इस वक्त ही वो $40,000 पे, देयर इज एक्सपेक्टेशन, गुड एक्सपेक्टेशन, कि ये जो बाय द रूमर ईटीएफ रूमर एंड सेल द न्यूज, इसके बाद बिटकॉइन
वापस $35,000 या $30,000 की तरफ जा सकता है और उससे माइनस को चोट लग सकती है। एंड थर्ड वन इज माइक्रो स्ट्रेटेजी। माइक्रो स्ट्रेटेजी की सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है कि हम अपनी पूरी कंपनी को फोल्ड करके बिटकॉइन बना दें। मतलब एक चीज थी, एक बात कही गई थी कि इफ यू हैव कार देन सेल इट, इफ यू हैव फ्लैट सेल इट। कोई बिजनेस है तो उसे बेच दो और दुनिया के सबसे साउंड मनी में इन्वेस्ट करो। आई डोंट सब्सक्राइब टू द आइडिया बट आई डू एग्री बिटकॉइन इज वर्ल्ड्स मोस्ट साउंड मनी। लेकिन सारे एग्स एक जगह रख पाना शायद उतना प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन माइक्रो स्ट्रेटेजी, दिस इज अ मैडमैन माइकल सेलर, और ये इंसान ये काम कर रहा है। और अगर ईटीएफ में एक्सपोजर आ गया है तो ब्लैक रॉक जैसे ईटीएफ में कोई एक्सपोजर लेगा और एक छोटी सी माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी जो अभी $10 बिलियन की भी नहीं है वहां शायद ना जाए। ठीक है, एक और कॉइन जिसकी मैं बहुत बात करता हूं, जो अपने ऑल टाइम हाई से 80% गिरा हुआ है, जिसे इलॉन मस्क ने शुरू किया था, जिसके पास लगभग $500 मिलियन यूजर्स हैं, 500 मिलियन कस्टमर्स हैं, वो है पेपैल। और पिछले एक महीने में पेपैल के स्टेबल कॉइन ने 70% की ग्रोथ देखी है। अब बाइनेंस के जाने के बाद सिर्फ हमारे इंडियन एक्सचेंजेस को ही फायदा नहीं हो रहा, इस तरह की कंपनीज को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि बाइनेंस जब से हटा है सीन से और पैक्सॉस ने अपना सपोर्ट उनसे हटाया है, तब से पेपैल सीन में आ गया है। और 290 मिलियन के मार्केट कैप को इसने एक्सपैंड कर दिया है, जो कुछ दिन पहले अगस्त में $40 मिलियन का था। ठीक है, सो इट्स अ गुड थिंग अगर किसी को किसी क्रिप्टो में एक्सचेंज इन्वेस्ट करना है, क्रिप्टो स्टॉक में, तो ये शायद एक अच्छा एक्सपोजर हो सकता है। आई एम नॉट वेरी मच श्योर, पर I've always said this thing कि आज के डेट में बिटकॉइन, जो हम रियल वर्ल्ड एसेट्स की बात करते हैं, जो हम ये बात करते हैं कि उसका डे टू डे इंटरेक्शन हो सके, क्रिप्टो हमारी डे टू डे लाइफ में आ सके गेम्स के थ्रू या गेमिफिकेशन के थ्रू, स्टेबल कॉइन से वो चीज हो रही है, स्पेसिफिकली इंडिया एंड अफ्रीका में। क्योंकि आज भी इंडिया से बाहर पैसा भेजना है, बाहर से पैसा इंडिया लाने में 4 से 5 से 6% का आर्बिट्राज होता है बीच में। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा है आज की टेक्नोलॉजी में। यही काम ऑन चेन करने पे, एक चेन से दूसरे चेन भेजने पे, कोई अपने एक्सचेंजेस को, कोई अपनी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है और उसमें उन्हें कुछ बीच में कट देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेबल कॉइन एक बहुत बड़ी मार्केट है, $113 बिलियन की मार्केट है, एक छोटा सा बूंद है $290 मिलियन एक बड़ी कंपनी के लिए। तो द चांसेस आर गुड कि स्टेबल कॉइन मार्केट और ज्यादा बड़ी हो और ज्यादा बूम करे और उससे पेपैल को डायरेक्टली फायदा हो और उसके स्टॉक को डायरेक्टली फायदा हो और शायद उससे बाकी लोगों को भी डायरेक्टली फायदा होगा। नेक्स्ट न्यूज इज BlackRock's Larry Fink says Bitcoin and Ether ETFs are stepping stones to tokenization। ठीक है, अब यही एक वजह है कि इथीरियम लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि BlackRock ने कहा है कि बिटकॉइन के बाद अब अगला नंबर इथीरियम का होना चाहिए। ठीक है, अब इस चीज के बाद एक शब्द जो उन्होंने यूज किया वो है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन क्या है? टोकनाइजेशन सिंपली समझो कि किसी भी रियल वर्ल्ड फिजिकल एसेट को डिजिटाइज कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की डेट में आप सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं, सलमान खान के ऊपर वाले फ्लोर पे अगर आपको एक फ्लोर लेना है और अपना आपको ये फ्लॉन्ट करना है या ये चीज रखनी है कि एक अच्छे एसेट में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो कैसे हो सकता है? पहला तरीका है कि आप 25-30 करोड़ रुपए लेके जाओ और उस अपार्टमेंट को खरीदो। दूसरा तरीका हो सकता है कि उस 1000 गज के अपार्टमेंट के 1000 डिजिटल टोकन्स बनाए जाएं और उसे डिजिटाइज कर दिया जाए और फिर उन 1000 डिजिटल टोकन्स पे को लो 1.5 करोड़ 2 करोड़ या 25 लाख में अगर 100 कर दिया जाए तो 25 लाख अफोर्ड करके मिडिल क्लास आदमी भी अपना एक्सपोजर डिजिटल गैलेक्सी के अपार्टमेंट में ले सकता है। और जिस तरीके से उसका प्राइस बढ़ेगा उसी तरीके से उस टोकन का भी प्राइस बढ़ेगा। और ये ब्लैक रॉक के सीईओ के हिसाब से ही इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब क्या बोलूं मैं, क्या कि लक्ष्मी का मेल वर्जन, हमारी लक्ष्मी माता का मेल वर्जन है ये इंसान आज के डेट में। इसके पास $10 ट्रिलियन के एसेट है। इंडिया का सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहा है एंड ऑलरेडी ब्लैक रॉक $10 ट्रिलियन को मैनेज कर रहा है। जून में ब्लैक रॉक का ये कहना कि हम बिटकॉइन ईटीएफ की रेस में उतर रहे हैं, वहीं से सारी पिक्चर बदलनी शुरू हो गई थी और बिटकॉइन स्टेबलाइज होने लगा था
और फिर सितंबर से जो रैली मारी है 200% की, उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है। तो लैरी फिंक का बिटकॉइन के बाद ईथर में आना एक बहुत बड़ी न्यूज है बिटकॉइन के लिए। एंड ही इज द गाय जो मुकेश अंबानी के साथ मिलकर जिसने जियो फाइनेंस शुरू किया है, ठीक। ही इज द गाय, ब्लैक रॉक इज द प्लेस जिसका 6% एक्सपोजर टीसीएस में है, 5% एक्सपोजर टाटा की कंपनी में है, 7% एक्सपोजर रिलायंस में है, और दुनिया की हर बड़ी कंट्री की हर बड़ी कंपनी में ब्लैक रॉक है। तो आज नहीं तो कल हमारे गवर्नर शांतिकांता दास को ये बात माननी पड़ेगी कि जिधर पैसा उधर ही माया है, एंड लेट्स जस्ट मूव ऑन। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस चीज के रिगार्डिंग एक चीज और है कि लगातार इथीरियम बढ़ रहा है, बट जेपी मॉर्गन डजंट सी मोर देन 50% चांस ऑफ स्पॉट इथीरियम ईटीएफ अप्रूवल बाय मे। ये सब चीजें इसलिए बढ़ रही हैं कि ये लग रहा है कि ये जो इथीरियम ईटीएफ है मई में ही अप्रूव हो जाएगा। अब अगर मई में भी अप्रूव हो रहा है तो 6 महीने एक लंबा टाइम है, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये रैली बहुत लंबी सस्टेन करेगी इथेरियम या लेयर 2 की, और मुझे नहीं लगता है कि मई में भी ये अप्रूव होगा जेपी मॉर्गन से। आई डू सब्सक्राइब टू द आइडिया बिकॉज ब्लैक रॉक, जो जैसे मैंने कहा जिसके पास पूरी दुनिया का मॉनेटरी कंट्रोल है एक तरीके से, उनकी जो डेट है वो सितंबर की है। तो मुझे लग रहा है तब तक वो एक्सटेंड किया जाएगा। और जिस तरीके से बिटकॉइन एकदम एंड मोमेंट पे जाके अप्रूव हुआ है, शायद इथेरियम होगा तो जरूर, क्योंकि बिटकॉइन ईटीएफ स्पॉट ईटीएफ आने से पहले फ्यूचर ईटीएफ आया, इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ आने से पहले फ्यूचर ईटीएफ अप्रूव हो चुका है, लेकिन ये होगा एकदम एंड मोमेंट पे जाकर, ठीक है। सो वेल, और वो इसलिए होगा क्योंकि एक टिमिड रैली चाहिए, मतलब ये जो पूरी रैली आई है थोड़ा सा टोन डाउन हो जाए, इसीलिए जो स्काई ब्रिज कैपिटल के फाउंडर हैं एंटोनी स्कारमुकी, जो भी नाम है इनका, ब्लूमबर्ग टेलीविजन पे इन्होंने आके बोला है कि 2 वजह है जिसकी वजह से बिटकॉइन बहुत तेजी से गिर रहा है। नंबर 1 है बिटकॉइन ग्रे स्केल का शेयर का बिकना, एंड नंबर 2 है एफटीएक्स की अनवाइंडिंग। अब हम सब जानते हैं कि जो 11 स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हुए हैं उनमें से एक ग्रे स्केल का ईटीएफ है, ठीक है। और सबसे ज्यादा वॉल्यूम ग्रे स्केल पे दिखा है क्योंकि सारी सेलिंग ही ग्रे स्केल पे हो रही थी, लगभग 2 बिलियन का वॉल्यूम दिखा है और वहां ज्यादातर सेलिंग हो रही है। उसका रीजन ये है कि ग्रे स्केल की जो पेरेंट कंपनी है जेनेसिस, पिछले साल जब एफटीएक्स कोलैप्स हुआ तब वो ऑलमोस्ट गले तक कर्जे में आ गई थी, एंड दे वर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग बैंकरप्ट। और वहां उस चीज को वापस ठीक करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम कि वो अपने चीजों को वापस बैलेंस आउट करें, ठीक। और एफटीएक्स हम सब जानते हैं कि किस तरीके से इन्हीं के चक्कर में पूरा बेयर मार्केट 6-8 महीने और आगे तक एक्सटेंड हुआ, और अब दे मस्ट बी सिटिंग ऑन अ वेरी गुड प्रॉफिट्स, क्योंकि पिछले 1 साल में सोलाना 1500% बढ़ चुका है, बिटकॉइन 200% बढ़ चुका है। तो नाउ इज द टाइम फॉर देम ऑल्सो बाय द रूमर सेल द न्यूज, जो बिटकॉइन ईटीएफ के अराउंड है, इस टाइम पीरियड में वो इन चीजों को बेच के थोड़ा सा बाहर जाएं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द न्यूज इज अबाउट बाइनेंस। हम सब जानते हैं कि पिछले साल जो टीडीएस और टैक्स आया उसकी वजह से बाइनेंस ने बहुत सारे इंडियन कस्टमर्स को, इंडियन ट्रेडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। नाउ बाइनेंस लूजेस इंडियन ट्रेडर्स टू लोकल फर्म्स इट रिसेंटली डोमिनेटेड, ठीक। और ये कहना है वजीर एक्स और कॉइन डीसीएक्स का। उनके हिसाब से वजीर एक्स ने 28 दिसंबर को ये कंप्लायंस का शो कॉस्ट नोटिस आया और 4 दिनों में ही, जस्ट इन 4 डेज, 250% का इंक्रीज देखा वजीर एक्स ने। सुमित गुप्ता जो कॉइन डीसीएक्स के सीईओ हैं, उन्होंने भी कहा कि हमने इंक्रीज देखा। मुद्रेक्स जो कि वाई कॉम्बिनेटर बैक्ड एक इंडियन एक्सचेंज है, उनके हिसाब से जिस तरह का वॉल्यूम हम 3 महीनों में देखते थे उस तरीके का वॉल्यूम हमने लगभग 4-5 दिनों में देख लिया या हफ्ते भर में देख लिया, ठीक। और वजीर एक्स और मुद्रेक्स के हिसाब से 70% फ्रेश इनफ्लोज आए हैं और कॉइन डीसीएक्स के हिसाब से 40% फ्रेश इनफ्लोज आए हैं, ठीक। और ये सब हो इसलिए रहा है क्योंकि जो नई रूल बनी है कि हर एक्सचेंज को एफआईयू कंप्लायंट होना है, तो उस कंप्लायंस के चक्कर में ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। और एक दूसरी चीज और है, चाइना टेंशन। जब 2020 में जो पूरा गलवान क्राइसिस हुआ था, जहां लगभग 20 लोग मर गए थे, 20 हमारे इंडियन आर्मी ऑफिसर्स मर गए थे, तो उस गलवान क्राइसिस के बाद जो एक बहुत बड़ा कदम हमने उठाया था वो ये था कि चाइनीज ऐप को हम बैन कर देंगे।
अब उसमें से एक चीज जो बार बार बोली जाती है कि शेंगपिंग जाओ जो है, शीजी जो है, वो एक चाइनीज बॉर्न सिटीजन है। हाँ, वो ऑब्वियसली है, लेकिन उनकी जो एफिलिएशंस हैं वो चाइना से है, इसकी बात का कोई प्रमाण नहीं है। ही लिव्स इन अमेरिका और ही ऑपरेट्स फ्रॉम द अमेरिका। लेकिन इस बात की बार बार चीजें कही जाती है कि जो टेथर जो सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है, बाइनेंस जो सबसे बड़ा एक्सचेंजेस है, उसके लिंक्स चाइना में हैं। ठीक। और इंडियन कंपनी जो है या इंडियन गवर्नमेंट जो है, वो किसी भी चाइनीज ऐप, चाइनीज कंपनी के साथ कोई भी इंडियन एक्सपोजर नहीं रखना चाहती। तो एक वजह ये भी है कूकॉइन और बाइनेंस के जाने की। बट बड़ी वजह यही है कि कंप्लायंस करना चाहती है इंडिया भी। गवर्नर, आरबीआई गवर्नर का वो भी आया है स्टेटमेंट कि बाइनेंस बहुत, क्रिप्टो बहुत रिस्की चीज है, एंड ऑल। खैर, ये थी 15 जनवरी की न्यूज, जो शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और जिसके लिए आप सारा दिन, मतलब यू शुड बी अवेयर, क्योंकि अगले 1.5 से 2 साल इंडिया चाहे या ना चाहे, इंडिया इस पूरी मार्केट में बहुत छोटा प्लेयर है। और तब जब बड़े इन्वेस्टर्स नहीं आए थे, जब ब्लैक रॉक, वैनिक, आर्क इन्वेस्ट अपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके नहीं आया था, तब से तब से क्रिप्टो मार्केट इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। सो इट वुड बी बेटर कि आप ज्यादा अवेयर रहें किन चीजों में आपको इन्वेस्ट करना है। इसके लिए अगर आपने 1-1.5 महीना दे दिया, अगर आप लकी रहे और बिटकॉइन मार्केट स्लो रही और आपने 1-1.5 महीना दे दिया, सो यू वुड बी एबल टू रीप वेरी गुड बेनिफिट्स। ओके, सो गार्डियंस, here's a time to say you goodbye. Thank you so much for to if you're still here, then is it is very good thing for me. We'll meet in the other video. Until then, take